माफ़ी मांगो मेरी माँ से, वरना दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। भरी सभा में जयदेव की गरजती हुई आवाज़ ने पूरे कमरे की हवा को जैसे बर्फ़ बना दिया था। चंद लम्हों पहले तक जहाँ लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, वहाँ वैसा सन्नाटा पसार गया था कि जैसे किसी ने सबकी आवाज़ छीन ली हो। जयदेव की लाल आंखें आलोका के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर गुस्से की शिद्दत साफ दिखाई दे रही थी। जबड़े भींचे हुए थे, मुट्ठियाँ कसकर बंद थीं और माथे पर उभरी हुई नसें उसके अंदर भड़कते हुए तूफान की गवाह थीं। आलोका ने नज़र झुका ली। उसका चेहरा अपमान की आग में सुर्ख हो चुका था। आंखों में आंसू तैरने लगे थे और दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी पसलियों से बाहर आ जाएगा। सामने बैठी सुमृता देवी के चेहरे पर जीत का सुकून था। वो अपनी बहू को इस हालत में देखकर बेहद संतुष्ट दिखाई दे रही थी। जयदेव ने एक कदम आगे बढ़ाया। माफ़ी मांगो। आलोका के होंठ कांपे। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये सुनते ही जयदेव के गुस्से में जैसे आग में घी पड़ गया। मैंने तुमसे सफाई नहीं मांगी, मैंने तुम्हें आदेश दिया है, मेरी माँ से माफ़ी मांगो। कमरे में मौजूद लोगों ने नज़रें चुरा लीं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जयदेव के सामने आलोका के पक्ष में एक लफ्ज़ भी बोल सके। जयदेव अपने अहंकार के लिए जाना जाता था। उसके लिए अपनी बात से पीछे हटना प्रजय का बराबर था। घर के बड़े भी उसके गुस्से से डर कर रहते थे, तो आलोका तो फिर भी उसकी पत्नी थी। वो खामोश खड़ी रही। जयदेव ने ठंडे लहजे में कहा, अगर आज तुमने मेरी माँ से माफ़ी नहीं मांगी तो तुम्हें मेरी ज़िंदगी से निकलने में एक पल भी नहीं लगेगा। ये वाक़या आलोका के दिल में तीर की तरह चुभ गया। वो कुछ पल जयदेव को देखते रही, उस पुरुष को जिसके नाम के साथ उसकी पूरी ज़िंदगी बंधी हुई थी, जिसके लिए उसने अपनी मर्ज़ी छोड़ दी थी, अपने सपने छोड़ दिए थे, अपनी ख्वाहिशें छोड़ दी थी। आज वही पुरुष उसके सबके सामने अपनी ज़िंदगी से निकल जाने का आदेश दे रहा था। आलोका ने धीरे से पलकें झुका लीं। वो सुमित्रा देवी के सामने जाकर खड़ी हो गई। माफ़ कर दीजिए माता जी। उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। सुमित्रा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। आलोका ने अपना हाथ जोड़ दिया। मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। उसी पल जयदेव की आंखों में एक अजीब सा भाव उभरा। गुस्सा जैसे अचानक कम हो गया था। आलोका की झुकी हुई गर्दन देखकर उसके अंदर कहीं कुछ हिला था। वो अपनी पत्नी को कमज़ोर देखना पसंद नहीं करता था। उसे बस अपनी बात मनवाना पसंद था। आलोका का इस तरह उसके सामने टूट जाना उसे एक अजीब सा संतोष दे रहा था। मगर आलोका के अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट चुका था। रात गुजर चुकी थी, वो रात जिसने उसके तन को थका दिया था। जयदेव की जनूनी निकटता ने उसका इस कदर बेहाल कर दिया था कि सुबह तक वो बिस्तर पर बेजान पड़ी रही। शरीर में दर्द था, हड्डियों में ऐंठन थी और आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। कई बार उसे खुद को बर्फ से सेकना पड़ा था, नहीं तो उसे चला भी नहीं जा रहा था। उसने कई बार करवट बदली और हर बार दर्द की एक नई लहर जिस्म में दौड़ जाती थी। सुबह देर से आंख खुली तो सुमित्रा देवी पहले से उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। ये घर तुम्हारे मायके का घर नहीं है आलोका, यहाँ अपनी मर्ज़ी से सोने का नियम नहीं चलते। आलोका ने थकी हुई आंखों से उन्हें देखा। माता जी, तबीयत बहुत ख़राब है। तबीयत ख़राब थी या रात देर तक अपने पति को उलझा कर रखा था। ये वाक़या आलोका के दिल पर चुभक की तरह लगा। वो खामोश रही। सुमित्रा देवी का लहजा और सख्त हो गया। तुम्हें इस घर में रहने का तरीका सीखने होंगे। सिर्फ जयदेव की पत्नी बन जाने से कोई इस घर की रानी नहीं बन जाता। आलोका ने अपने होंठ भींच लिए। उसके अंदर कई दिनों से जमने वाली खामोशी आज बगावत पर उतर आई थी। मैंने कभी खुद को इस घर की रानी नहीं समझा। सुमित्रा देवी चौंक गई। आलोका की आवाज़ कांप रही थी। मैंने हमेशा आपका आदर किया है, हर बात बर्दाश्त की, हर ताना खामोशी से सुना है, हर बात खुद को दोषी समझा। आज भी मैं माफ़ी मांग रही हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मगर हर बार सिर्फ इसलिए झुकाना कि सामने वाला शक्तिशाली है। ये तो अधर्म है। सुमित्रा देवी का चेहरा सख्त हो गया। तुम मुझसे ज़ुबान दराजी कर रही हो? आलोका ने आंखें बंद कर लीं। उसी पल उसे आभास हुआ कि उसने कह दिया है। सुमित्रा देवी ने तुरंत जयदेव को आवाज़ दी। जयदेव कुछ ही पलों में कमरे में प्रवेश कर गया। उसने आलोका को देखा, फिर अपनी माँ को। सुमित्रा देवी ने आंसू भरी आवाज़ में सब कुछ अपने अंदाज में बता दिया। जयदेव के चेहरे पर गुस्सा फैलता चला गया। आलोका ने उसे देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक प्रार्थना थी, मुझे गलत मत समझना। लेकिन जयदेव ने उस प्रार्थना को नकार दिया और उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ था। उस रात जयदेव को लगा सब ठीक हो गया है। आलोका नियम अनुसार खामोश थी। उसने उससे कोई सवाल नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। जयदेव ने भी अपना अहंकार को प्रार्थना दी। रात गहरी होती गई।
घर में सन्नाटा छा गया। कमरे में धीमी रोशनी जल रही थी और जयदीप सो गया। आधी रात के आसपास उसकी आंख खुली। उसने बेख्तियार अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो अपनी पत्नी की निकटता के लिए तरस रहा था, लेकिन जताना नहीं चाहता था कि उसे उसकी ज़रूरत है। वो उसे अपनी बाहों में भर लेना चाहता था, पर बिस्तर खाली था। जयदेव ने तुरंत उठकर कमरे में नज़र दौड़ाई। आलोका कहीं नहीं थी। स्नानघर खाली था, बालकनी भी खाली थी और कमरे की अलमारी खुली हुई थी। जयदीप का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। आलोका? कोई जवाब नहीं आया। उसने पूरा घर छान मारा। आलोका कहीं नहीं थी। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था और मेज़ पर एक सफ़ेद लिफाफा रखा था। जयदेव के हाथ पहली बार कांपे। उसने लिफाफा उठाया। अंदर एक पत्र था। पहली पंक्ति पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आपने अपनी माँ को खुश करने के लिए अपने बच्चे की माँ को धुतकार दिया। मैं आपकी खरीदी हुई कोई दासी नहीं हूँ। सिर्फ आपकी पत्नी नहीं हूँ, आपकी पत्नी होने के अलावा एक मनुष्य भी हूँ। लेकिन ये बात आप भूल गए। आप मेरे बच्चे के पिता कहलाने के योग्य नहीं हैं। मैंने आपसे प्रेम किया था, शायद आज भी करती हूँ। अपने प्रेम की सज़ा भुगत चुकी हूँ। आपके अहंकार के सामने मेरी कोई मर्यादा नहीं थी। आपने खुद कहा था कि मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। आज मैं आपकी बात मान रही हूँ। जयदेव की नज़रें पत्र पर टिक गईं। उसने आखिरी पंक्ति पढ़ी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर मैं आपको मिल भी गई तो मैं वो आलोका नहीं होंगी जो आपसे प्रेम करती थी। इसके बाद कोई नाम नहीं था। जयदेव ने पत्र को मुट्ठी में मींच लिया। उसकी आंखों में पहली बार गुस्से के साथ एक अनजाना डर भी उतर आया था। वो दरवाजे की तरफ देखता रह गया। आलोका घर से जा चुकी थी, मगर वो कहाँ गई थी ये राज सिर्फ आलोका अपने साथ लेकर गई थी। जयदेव ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी एक दिन उसे इस तरह छोड़कर चली जाएगी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था आलोका इतना बड़ा कदम उठा सकती है। उसे अपने अहंकार पर इतना विश्वास था कि उसे लगता था आलोका चाहे कितनी ही नाराज़ हो जाए, आखिरकार वापस उसी के पास आ जाएगी। उसे ये भी मालूम नहीं था कि आलोका माँ बनने वाली थी। वो पत्र की कुछ पंक्तियों में छिपे इस सत्य को भी समझ नहीं पाया था। उसके लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये ही था कि आलोका कहाँ गई थी। जयदेव ने अचानक पूरे घर को अपनी आवाज़ से हिला दिया। सब लोग तुरंत बाहर आओ। घर के सेवक भागते हुए उसके सामने आ गए। उसने पत्र मेज़ पर पटक दिया। मेरी पत्नी घर से गायब है। मुझे 40 घंटे के अंदर अंदर आलोका चाहिए। शहर के हर रास्ते पर तलाश करो, उसके मैके जाओ, उसके रिश्तेदारों के पास जाओ, उसकी सहेलियों से पूछो। जहाँ से भी कोई सुराग मिले मुझे तुरंत बताओ। मुझे ये नहीं सुनना कि वो नहीं मिली। मुझे आलोका चाहिए। उसके लहजे में आदेश था, गुस्सा था और एक अजीब सी बेचैनी थी। सेवकों ने सर झुका लिया। जी मालिक। सब लोग अलग अलग दिशाओं में निकल गए। किसी को मालूम नहीं था कि आलोका कब घर से निकली थी। किसी ने उसे जाते नहीं देखा था। रात के किसी पहर उसने घर छोड़ा था। उसके पास क्या था, वो किस रास्ते से गई थी, किस गाड़ी में बैठी थी, कोई कुछ नहीं जानता था। घर के द्वार पर खड़े सुरक्षा कर्मी से भी पूछा गया। उसने भी यही कहा कि महल से किसी के बाहर जाने की उसे खबर नहीं हुई। जयदेव का दिमाग सुन्न हो रहा था। वो बार बार घड़ी देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे हर गुजरता हुआ मिनट आलोका को उससे और दूर करता जा रहा है। वो अपने कमरे में वापस आया। बिस्तर की एक तरफ आलोका की जगह खाली थी। उसने पहली बार इस खाली जगह को इतनी शिद्दत से महसूस किया। वहाँ चंद घंटे पहले तक आलोका मौजूद थी। वही आलोका जो उसके गुस्से के सामने खामोश रहती थी। वही आलोका जो उसकी सख्त बातें सुनकर आंखों में आंसू लिए नज़र झुका लेती थी। वही आलोका जो आज पहली बार उसकी ज़िंदगी से निकल पड़ी थी। जयदेव ने अपने बालों में हाथ फेरा। उसके अंदर गुस्सा था, परेशानी थी और एक अजीब सा डर था, मगर इस डर का नाम वो खुद भी नहीं जानता था। इसी दौरान सुमित्रा देवी कमरे में प्रवेश कर गई। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर ठंडे लहजे में बोली, मुझे तो पहले ही मालूम था एक दिन ये लड़की यही करेगी। जयदेव ने आंखें बंद कर ली। सुमित्रा देवी रोकने वाली नहीं थी। छोटे घर से उठाकर लाए थे इसे। तुम तो इसके रूप के दीवाने हो गए थे। मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये लड़की हमारे योग्य नहीं है। न इसका कुल हमारे बराबर है, न रीति रिवाज हमारे जैसा। बस तुम्हें इसका चेहरा दिखाई दिया। तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। जयदेव के अंदर कुछ फटने को था। उसने माँ की तरफ देखा। इस वक्त उसे अपनी माँ की कोई बात सुनने की शक्ति नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ आलोका थी। आलोका कहाँ होगी? उसने कुछ खाया होगा या नहीं? वो अकेले होगी, सुरक्षित होगी या नहीं? उसने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसे आलोका का झुका हुआ चेहरा याद आया, वो हाथ जो उसने सुमित्रा देवी के सामने जोड़ दिए थे, वो आंखें जिनमें आंसू थे, वो आवाज़ जो बार बार कह रही थी, माफ़ कर दीजिए माता जी। जयदेव के दिल में एक तीखी चुभ बैठ गई।
सुमित्रा देवी अभी भी बोले जा रही थी। ऐसी लड़कियां पति का घर बसाने नहीं आती, अपनी मर्जी चलाने आती हैं। तुमने इसे सर पर बिठाया, अब नतीजा देख लिया। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जयदेव के हाथ की मुट्ठियाँ भींच गईं। उसका बस नहीं चल रहा था कि अपनी माँ से कहते, बस करिए, अभी मुझे आलोका को तलाश करने दीजिए। इस वक्त आपकी बातें मेरे किसी काम की नहीं है। मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसके अहंकार ने उसे बरसों से अपनी माँ के सामने भी ज़ुबान अंदाज़ी करने से रोका था। वो खामोशी से अपनी माँ के पास से गुजर गया। सुमित्रा देवी ने उसे जाते देखा। जयदेव ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। वो महल से बाहर निकल गया। बाहर रात की खामोशी फैली हुई थी। सड़क पर गाड़ियों की हल्की आवाज़ें आ रही थी। आकाश पर बादल छाए हुए थे। जयदेव गाड़ी के पास जाकर रुक गया। उसने मोबाइल निकाला और एक के बाद एक फ़ोन करने लगा। आलोका के मायके, उसके भाई को, उसके रिश्तेदारों को, किसी के पास कोई खबर नहीं थी। हर तरफ से एक ही जवाब था कि आलोका वहाँ नहीं आई थी। जयदेव ने फ़ोन बंद कर दिया। उसके चेहरे पर बेबसी अब साफ दिखाई दे रही थी। उसने आकाश की तरफ देखा। पहली बार उसे अपनी ही कही हुई बात याद आई, दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। उस वक्त उसे अपनी बात पर कोई अफसोस नहीं था, मगर अब वही शब्द उसके सीने में खंजर बनकर उतर रहे थे। उसे मालूम नहीं था कि आलोका कहाँ है। उसे ये भी नहीं पता था कि वो कब घर से निकली थी, और उसे सबसे बड़ी सच्चाई का भी भान नहीं था। आलोका अकेले नहीं गई थी। उसके वजूद में जयदेव के प्रेम की एक निशानी सांस ले रही थी। एक ऐसा राज जिसका पता जयदेव को बहुत देर से चलने वाला था। कुछ पलों के लिए जयदेव की यादें थाम कर उसे अतीत में ले आईं। वो रात जब आलोका के साथ उसकी पहली रात थी। जयदेव को सिर्फ एक चरित्रवान और सुंदर स्त्री चाहिए थी, इसलिए उसने एक गरीब किसान की बेटी से विवाह किया था, और अब वो उसके सामने बैठी थी। उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने के बाद जब वो मुंह फेर कर सो गया तो थोड़ी देर बाद उसे आलोका के रोने की आवाज़ें आने लगी। क्या हो गया है? क्यों रो रही हो? ऐसी रो रही हो जैसे तुम्हें अपहरण करके लाया हूँ। क्या बात है? उसे पूरी उम्मीद थी कि वो बदले में कुछ नहीं बोलेगी और एक आदर्श पत्नी की तरह यही कहेगी कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो लड़की बोल उठी और कहने लगी, आपने ये मेरे साथ क्या किया? आंखों में आंसू थे। वो एक मासूम बच्चे की तरह रो रही थी। जयदेव ने कहा, क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? क्या लिख कर दूँ कि मैंने क्या किया है? विवाह हुआ है हमारा। विवाह का क्या उद्देश्य होता है? क्या नया हुआ है तुम्हारे साथ? ऐसा नहीं होता, मैंने कभी नहीं सुना ऐसे। आपने गलत किया है मेरे साथ। पत्नी हूँ आपकी, कहीं भाग तो नहीं जा रही थी ना? वो अपने चेहरे पर आंसू रगड़ते हुए बोल रही थी। जयदेव ने अचानक सख्ती से उसकी थोड़ी पकड़कर चेहरा अपने सामने किया और कहने लगा, अरे तुम्हारे मुंह में ज़ुबान भी है क्या? पहली ही रात तुम्हारी इतनी ज़ुबान चल रही है तो बाद में तुम्हारा क्या होगा? लगता है तुम्हें सीधा करना ही पड़ेगा। चिंता मत करो, 2-4 दिन मेरे साथ रह लोगी तो अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस मिजाज का पुरुष हूँ। फिर मेरे सामने अपनी ज़ुबान खोलने से पहले भी 10 बार सोचोगी। आप किस प्रकार के मनुष्य हैं मुझे समझ आ गया है। आलोका ने पूरे विश्वास से ये बात की। जयदेव ने एक झटके से उसका मुंह छोड़ दिया और कहा, अच्छा इतनी जल्दी समझ आ गई है तो ज़रा मुझे भी बताओ। मैं सुनना चाहता हूँ कि मैं किस प्रकार का आदमी हूँ। वो बड़ी ही दिलचस्पी के तरीके से उससे बात सुनने को तैयार बैठा था कि ये छोटी सी कम उम्र की लड़की क्या वास्तव में उसे समझ गई थी। उस लड़की ने गहरा सांस लिया और कहने लगी, शिकारी हैं आप? जयदेव हंसने लगा और उसने कहा, बिल्कुल शिकारी तो मैं हूँ। ये तो तुमने मुझे शाबाशी दी। वह इस बात पर हंस रहा था जब आलोका ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, 2 तरह के शिकारी होते हैं। एक वो जो सीधा सीधा शिकार करता है और एक ही बार में शिकार को समाप्त कर देता है ताकि उसे ज़्यादा कष्ट ना हो। और दूसरा वो जो शिकार को पूरे जंगल में दौड़ाता है, उसे तड़पाता है और उसकी मृत्यु को एंजॉय करता है। और अफसोस आप दूसरे वाले हैं। जयदेव, इतना बोलकर वो चुप हो गई। और आज पहली बार जयदेव के पास भी बोलने को कुछ नहीं था। जयदेव इस विचार से अचानक चौंक गया और उसके अंदर से कहीं से आवाज़ आई, तुमने भी तो उसके साथ पिछले इतने सालों में यही किया है। आलोका को खुद भी मालूम नहीं था कि उसे क्या उम्मीद थी। वो बस उस महल से दूर जाना चाहती थी, जयदेव से दूर, सुमित्रा देवी की आवाज़ से दूर, उस हवेली की उन दीवारों से दूर जिनके अंदर रहते हुए उसे अपना वजूद भी बोझ महसूस होने लगा था। उसके कदम निरंतर चल रहे थे। आंखों के सामने रास्ता धुंधला रहा था। दिल में डर था, सीने में एक अजीब सी घुटन थी। फिर भी वो रुकने के लिए तैयार नहीं थी। वो स्टेशन तक पहुंच चुकी थी। रात की आखिरी घड़ियां थी। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सीमित संख्या मौजूद थी। कहीं कोई सामान उठाए खड़ा था, कहीं कोई अपने प्रियजन को विदा करने आया था, कहीं चाय वाले की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रेल की पटरी से आती धातु की विशिष्ट महक हवा में फैली हुई थी।
आलोका ने अपने पल्लू को और अच्छी तरह से सर पर संभाल लिया। उसे बस एक ही विचार था, जयदीप से बहुत दूर जाना है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। आलोका जल्दी से आखिरी डिब्बे में सवार हो गई। अंदर कुछ यात्री बैठे हुए थे। उनसे खिड़की के पास एक सीट संभाली, हाथ अपनी गोद में रख लिए। उंगलियां निरंतर कांप रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। शायद अब वो सुरक्षित थे। शायद अब जयदीप उसे नहीं ढूंढ पाएगा। शायद वो अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर सकेगी। उसके दिमाग में अपने आने वाले बच्चे के विचार आया। उसने बेख्तियार अपना हाथ पेट पर रख लिया, आंखों में आंसू उतार लिए। इस बच्चे को वो जयदीप से दूर रखना चाहती थी। उस पुरुष से जिसने उसे सबके सामने अपमानित किया था। उस पुरुष से जिसने उसे अपनी ज़िंदगी से निकल जाने का आदेश दिया था। उस पुरुष से जिसके लिए उसके प्रेम से ज़्यादा उसका अहंकार महत्वपूर्ण था। अचानक प्लेटफॉर्म पर एक जाना पहचाना रूप दिखाई दिया। आलोका की सांस रुक गई। जयदीप वो तेज़ी से उसी डब्बे की तरफ बढ़ रहा था। आलोका के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत उठने की कोशिश की, दरवाजे की तरफ जाने का सोचा। उसी पल ट्रेन ने एक झटका लिया। पहिए ने धीरे धीरे गाड़ी पकड़नी शुरू कर दी। आलोका के चेहरे पर भय फैल गया। जयदीप भी डिब्बे के अंदर प्रवेश कर चुका था। दरवाज़ा उसके पीछे बंद हो गया। ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने लगी। जयदेव ने कुछ पल सांस संभाली। उसकी दृष्टि सीधा आलोका पर जा टिकी। आलोका सीट से चिपकी बैठी थी। उसके चेहरे पर डर था। जयदीप धीरे धीरे चलते हुए उसके सामने आकर बैठ गया। दोनों के बीच कुछ ही कदम की दूरी थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आलोका को विश्वास नहीं हो रहा था कि जयदीप यहाँ तक पहुँच गया था। जयदीप के चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। उसने घड़ी देखी। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। जयदेव ने शांत लहजे में कहा, ट्रेन फिलहाल अगले स्टेशन पर जाकर रुकेगी, जयपुर। आलोका खामोश रही। जयदेव ने आंखों में हल्की सी मुस्कान उभरी। चलो अच्छा है, जयपुर की सैर हो जाएगी। आलोका ने आश्चर्य से उसे देखा। वो और पास होकर बैठ गया। फिर जयपुर से मेरे साथ महल वापस चलना होगा। आलोका के सीने में सांस अटक गई। उसने मजबूत लहजे में कहा, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ये वाक्य बहुत सुरल था, लहजे में बहुत स्पष्ट था। इसमें डर कम था, निर्णय ज़्यादा था। जयदीप कुछ पल उसे देखता रहा और उसे गुस्सा नहीं आया, आश्चर्य ज़रूर हुआ। फिर उसके होंठों पर दबी हुई हंसी आ गई। वो सोच रहा था, भागने का शौक़ भी पूरा कर लिया। 24 घंटे पूरे होने से पहले खुद ही हाथ आ गई। उसने सर सीट की पीठ से टिका लिया। तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं कि तुमने क्या हरकत की है। आलोका ने नज़रें नहीं झुकाईं। मैं जानती हूँ। जयदेव ने भवें उठाईं। वास्तव में? आलोका ने कोई जवाब नहीं दिया। जयदेव ने कुछ पल उसे देखा। उसके चेहरे पर गुस्से की बजाय अजीब सा मनोरंजन था। तुम्हारा भागने का शौक़ तो पूरा हो गया। शुक्र करो किसी को पता नहीं चला। अगर पता चल जाता तो गलती ना होने के बावजूद सज़ा तुम्हें ही मिलती। आलोका के चेहरे पर नापसंदीदगी फैल गई। जयदेव ने उसके चेहरे को गौर से देखा। अभी कुछ देर पहले तक वो पूरी दुनिया को छान मारने के लिए तैयार था। दिल में डर था, बेचैनी थी। उसे सिर्फ आलोका चाहिए थी। अब वही स्त्री उसके सामने बैठी थी। उसे देखकर उसके अंदर अजीब सा सुकून उतर आया। फिर तुमने एक ऐसी खुशखबरी भी सुनाई है जिसने सारा हिसाब बदल दिया है। आलोका की आंखें पत्थर हो गईं। जयदीप की आवाज़ नरमा हुई, संताति मेरी है। आलोका ने तुरंत नज़रें फेर लीं। मेरा बच्चा है, जयदीप ने शब्दों पर जोर दिया। मेरे कुल का संसार है, ध्यान तो मुझे भी रखना पड़ेगा। आलोका के हाथ दोबारा कांपने लगे। जयदीप ने उसकी स्थिति महसूस की। चलो तुम्हें क्षमा करता हूँ। आलोका ने तुरंत उसे देखा। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, जयपुर की सैर करवा दूंगा, अच्छा भोजन खिलाऊंगा, विश्राम करवाऊंगा। इसके बाद महल वापस चलेंगे। तुम भी आनंद लेना। आलोका के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो जयदेव को निरंतर देख रही थी। उसे शायद इस बात का आभास हो गया था कि जयदेव अभी भी सब कुछ अपने अधिकार में समझ रहा है। वो ये नहीं जानता था कि आलोका के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने शायद घर से निकलने से पहले ही अपने दिल में कोई निर्णय ले लिया था। ऐसा निर्णय जिसका पता जयदेव को अभी नहीं था। ऐसा निर्णय जो जयपुर पहुंचने से पहले भी उसकी ज़िंदगी बदल सकता था। ट्रेन निरंतर आगे बढ़ रही थी। बाहर अंधेरा फैल चुका था। खिड़की के कांच में कभी किसी दूर की दीपक का प्रतिबिंब होता, आगे ही पल अंधेरा उसके निगल लेता। डिब्बे के अंदर सन्नाटा था। जयदेव की दृष्टि आलोका पर टिकी हुई थी। आलोका भी उसे देख रही थी। आलोका भी उसे देख रही थी। इस बार उसने नज़रें नहीं चुराई। जयदेव ने महसूस किया कि आलोका पहले जैसी डरी हुई स्त्री नहीं रही थी। उसकी आंखों में डर ज़रूर था, पर उस डर के नीचे एक अजीब सी मजबूती भी थी। जयदेव की मुस्कान धीरे धीरे मान पड़ गई। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? आलोका खामोश रही। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? आलोका ने बहुत सुकून से जवाब दिया, कुछ नहीं। जयदेव ने उसके चेहरे को गौर से देखा।
उसे विश्वास नहीं हुआ। अलोका ने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। उसके हाथ अब पेट पर थे। जयदेव की दृष्टि उस हरकत पर रुक गई। वो शायद पहली बार समझने की कोशिश कर रहा था कि इस शांत स्त्री के अंदर कितनी बड़ी दुनिया छुपी हुई है। अलोका ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, वो वापस नहीं जाएगी, चाहे जयदेव उसे जयपुर से पकड़ कर ले आए, चाहे पूरी हवेली उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए, चाहे उसे अपनी अगली मंजिल के बारे में ख़ुद भी मालूम ना हो। इस बार वो सिर्फ जयदेव से दूर नहीं जा रही थी, वो अपनी ज़िंदगी अपने हाथों में लेने जा रही थी। जयदेव अभी भी इसे अपनी जीत समझ रहा था। उसे लग रहा था कि अलोका भाग कर भी आखिरकार उसी के सामने आ बैठी है। उसे क्या खबर थी, असली खेल तो अब शुरू हुआ था। 2 पल बाद जयदेव ने अलोका को देखा। उसके चेहरे पर अब पहले वाली परेशानी नहीं थी, जैसे उसे विश्वास हो गया हो कि अलोका उसके सामने मौजूद है। उसने अपनी टांग पर हल्की सी थपकी दी। ये वही अंदाज़ था जिससे वो घर में भी अलोका को अपने पास बुलाया करता था। इधर आओ। अलोका ने उसकी तरफ देखा। उसे इस संक्षिप्त वाक़या ने उसके अंदर कई पुरानी यादें जगा दी। कितनी बार वो इस तरह उसे अपने पास बुलाता रहा था, कितनी बार अलोका अपनी नाराज़गी भूलकर उसके सामने जा बैठी थी। आज उसे वो सब कुछ बोझ महसूस हो रहा था। मैं आपके पास नहीं आऊँगी। जयदेव के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अरे, सिर्फ पास बैठने के लिए बुला रहा हूँ, सामने क्यों बैठी हो? आओ मेरे साथ बैठो। आज पहली बार उसका लहजा नर्म था। अलोका ने फिर भी इनकार कर दिया। नहीं। जयदेव ने उसे गौर से देखा। अलोका ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मुझे आपके साथ आकर बैठने का कोई शौक़ नहीं है। जयदेव के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हुई। अलोका ने गहरा सांस लिया। मेरे माता पिता तो ये समझते हैं कि शायद आप इस दुनिया के सबसे अच्छे दामाद हैं। उन्हें आपकी असली सच्चाई का अंदाज़ा नहीं। वो मेरे साथ नहीं देंगे। शायद उन्हें कभी विश्वास भी नहीं आएगा कि उनकी बेटी किस स्थिति से गुजर रही है। उसने जयदेव की तरफ देखा। मगर दुनिया में कोई तो होगा जो मेरा साथ देगा। जयदेव खामोश हो गया। इसीलिए मैंने अपनी राहें आपसे अलग करने का निर्णय ले लिया है। उसने ये बात पूरे विश्वास से कही थी, ऐसे जैसे उसके अंदर कोई आखिरी फ़ैसला हो चुका हो। जयदेव ने उसे चंद पल देखा। अच्छा। उसके लहजे में आश्चर्य भी था, व्याज्ञा भी थी। यह निर्णय तब किया जब मेरे कुल के वंश की माँ बनने वाली हो। उसने हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। बहुत देर कर दी निर्णय लेने में तुमने। अलोका ने सर हिलाया। हाँ, देर की थी। जयदेव ने उसे गौर से देखा, मगर अलोका की आवाज़ में पहली बार कांप नहीं थी। अभी भी इतनी देर नहीं हुई। जयदेव की भुएं सिकुड़ गईं। अलोका ने अपनी नज़रें उस पर टिका दी। अपनी धर्मयुद्ध अब खुद लड़ूंगी। इस लहजे में ऐसा संकल्प था कि जयदेव चंद पलों के लिए उसे देखता रह गया। अच्छा, उसने आहिस्ता से कहा, युद्ध लड़ोगी मुझसे? वो थोड़ा आगे झुका। जानती हो तुम एक कमज़ोर स्त्री हो। अलोका के होंठों पर अचानक एक अजीब सी मुस्कान आई। वो व्यंग्यात्मक हंसी हंसने लगी। हाँ। वो चंद पल उसे देखती रही। मैं तो जानती थी कि मैं कमज़ोर हूँ। उसकी आवाज़ शांत थी, मगर आप भूल गए थे। जयदेव के चेहरे पर सवाल उभरा। अलोका ने बहुत संतोष से कहा, एक और बात भी शायद आप भूल गए थे। स्त्री कमज़ोर होती है। उसने चंद पल विराम लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा विश्वास था, मगर उसका ईश्वर बहुत स्मार्थवन होता है। जयदेव के चेहरे की सख्ती बढ़ गई। अलोका ने बात जारी रखी। बहुत महान होता है। इसीलिए चाहे आप कितनी कोशिश कर लें, चाहे आप मुझे कितना ही कमज़ोर समझें, चाहे आप अपनी शक्ति पर कितना ही अहंकार करें, आप चाहते हुए भी मुझसे कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। जयदेव ने उसे देखा। अलोका की आवाज़ में अब भय नहीं था। आप खुद अपनी ज़बान से मुझे विवाह विच्छेद देंगे। जयदेव की आंखें सिकुड़ गईं। आप मेरे और मेरी संतान की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। उसने अपने हाथ अपनी गोद में रखे। आप मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। कुछ पलों तक दोनों के बीच सन्नाटा था। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। पहियों की निरंतर आवाज़ इस सन्नाटे में अजीब सा स्पंदन पैदा कर रही थी। जयदेव को पहली बार अलोका के शब्द अजीब नहीं लग रहे थे। वो उसे समझने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लगता है गर्भ का प्रभाव होना शुरू हो गया है। अलोका खामोश रही। जयदेव ने मजाक के अंदाज में बात आगे बढ़ाई। माना स्थिति बदल रही है, इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रही हो। इसी वजह से मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ। उसने संतोष से सीट की पीठ पर सर टिका दिया। तुम चिंता मत करो, मैं ये सारी बातें भूल जाऊँगा। अलोका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठकर जयदेव के पास भी नहीं आई। वो उसी सीट पर बैठी रही। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सा सुकून था, ऐसा सुकून जिसने जयदेव को बेचैन कर दिया। वो उसे देखता रहा। अलोका की आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था, हाथ पेट पर रखे हुए थे, जैसे उसे अपने निर्णय पर कोई संदेह ना हो। जयदेव ने अपनी दृष्टि उसके चेहरे पर टिका दी। ये वो अलोका नहीं थी जिसे वो जानता था।
वो अलोका जिसकी आंखों में उसके गुस्से के सामने आंसू आ जाते थे, वो अलोका जो उसकी सख्त आवाज़ सुनते ही खामोश हो जाती थी, वो अलोका जो हर मामले में समझौता कर लेती थी। आज वही स्त्री उसके सामने बैठकर विवाह विच्छेद की बात कर रही थी। उसे विश्वास था कि जयदेव खुद उसे विवाह विच्छेद देगा। उसे विश्वास था कि वो उससे दूर हो जाएगी। उसे विश्वास था कि वो उसे रोक भी नहीं सकेगा। जयदेव ने पहली बार महसूस किया कि अलोका के पास कोई ऐसा सहारा ज़रूर है जिसका उसे ज्ञान नहीं। उसने दिल में सोचा, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रही है। ट्रेन रात के अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। जयदेव खामोश था, अलोका भी खामोश थी, मगर दोनों के बीच सब पहले जैसा रिश्ता नहीं था। एक तरफ जयदेव के अहंकार था, दूसरी तरफ अलोका का निर्णय। दोनों के बीच एक आने वाले युद्ध का आरंभ हो चुका था। जयदेव निरंतर अपने लोगों से संपर्क में था। ट्रेन के हर पड़ाव की खबर उस तक पहुंच रही थी। उसे मालूम था कि जयपुर समीप आ रहा है। उसने अपने पुरुषों को पहले ही स्टेशन पहुंचने का आदेश दे दिया था। जब ट्रेन जयपुर स्टेशन पर रुकी तो जयदेव की गाड़ी भी वहां मौजूद थी। उसके पुरुष लगभग 5 मिनट पहले ही पहुंच चुके थे। जयदेव ने खिड़की से बाहर देखा। घड़ी देखते ही उसने सुकून की सांस ली। वो अपनी सीट से उठा। अलोका के पास एक थैला था। जयदेव ने उसका हाथ पकड़ा। चलो, गाड़ी आ गई है, हमें वापस जाना है। उसे पूरा विश्वास था कि अलोका विरोध करेगी, शायद अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करेगी, मगर अलोका खामोशी से उठ खड़ी हुई। जयदेव ने उसे आश्चर्य से देखा। वो उसके साथ चल पड़ी, ना विरोध किया, ना सवाल किया, ना कोई शिकायत की। जयदेव के दिमाग में अजीब सी उलझन पैदा हो गई। एक तरफ ये स्त्री महल से निकल गई थी, वो भी ऐसी स्थिति में जब वो उसके कुल के वंश की माँ बनने वाली थी। उसने इतना बड़ा कदम उठाया, फिर ट्रेन में बैठकर पूरे विश्वास से कह रही थी कि वो अपनी ज़िंदगी अलग कर लेगी, वो खुद अपनी ज़ुबान से उसे विवाह विच्छेद देगा, वो उसे रोक नहीं सकेगा। अब वो बिना किसी विरोध के उसके साथ वापस जा रही थी। जयदेव ने गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए एक बार फिर अलोका को देखा। उसका दिल ही दिल में ख्याल आया कि शायद उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई है। शायद वो सारी बातें सिर्फ उसे डराने के लिए कर रही थी। शायद उसे अंदाज़ा हो गया था कि जयदेव से टक्कर लेना आसान नहीं। वो गाड़ी में बैठ गया। अलोका भी खामोशी से दूसरी तरफ बैठ गई। पूरे रास्ते जयदेव उसे देखता रहा। अलोका ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। जयदेव उस सुकून को समझ नहीं पा रहा था। हवेली पहुंचते ही जयदेव ने किसी को कुछ नहीं बताया। सुमित्रा देवी ने अलोका को देखा तो तुरंत सवाल किया, कहाँ चली गई थी तुम? अलोका ने कोई जवाब नहीं दिया। जयदेव ने तुरंत बात संभाल ली। नाराज़ होकर अपने मायके चली गई थी। सुमित्रा देवी ने आश्चर्य से अपने बेटे को देखा। बिना बताए? जयदेव ने संक्षिप्त जवाब दिया, हाँ। ये क्या तरीका है? पति को बिना बताए घर से निकल गई। तुमने इसे वापस कैसे लाया? जयदेव ने अलोका की तरफ देखा। वो खामोश खड़ी थी। उसने माँ से कहा, वापस आ गई है, बात समाप्त करें। सुमित्रा देवी कुछ कहने ही वाली थी। जयदेव ने एक और बात बता दी, एक खुशखबरी भी है। सुमित्रा देवी रुक गई। क्या? अलोका माँ बनने वाली है। सुमित्रा देवी के चेहरे पर आश्चर्य फैल गया, फिर उनके हाथों पर प्रसन्नता आ गई। वास्तव में? जयदेव ने सर हिलाया। सुमित्रा देवी ने अलोका को देखा। चलो कोई बात नहीं, पहली गलती समझकर क्षमा कर देते हैं, आखिर घर में संतान आने वाली है। अलोका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में प्रवेश करते ही उसने थैला एक तरफ रखा। जयदेव भी उसके पीछे आ गया। कमरे में सन्नाटा था। जयदेव अपनी आदत से मजबूर था। वो अहंकारी था, उसे अपनी बात मनवाने की आदत थी। वो ज़्यादा देर खामोश ना रह सका। क्या हुआ? अलोका ने जवाब नहीं दिया। वो अपने वस्त्र में ठीक करने लगी। जयदेव ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, तुम तो कह रही थी कि मैं तुम्हें अपनी ज़ुबान से विवाह विच्छेद दे दूंगा। अलोका खामोश रही। अब क्या हो गया तुम्हें? अलोका ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। जयदेव ने उसे देखा। उसे उम्मीद थी कि अलोका बहस करेगी, वो दोबारा कोई ऐसी बात करेगी जिससे उसके अहंकार को चुनौती मिलेगी, मगर अलोका ने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से आचमन करते संध्या पाठ की तैयारी करने चली गई। जयदेव आचार्य से उसे देखता रहा। अलोका ने आचमन किया, फिर कमरे में वापस आई। उसने पूजा का आसन बिछाया। जयदेव खामोश खड़ा उसे देखता रहा। अलोका पूजा अर्चना करने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। पूजा समाप्त करने के बाद उसने हाथ जोड़े। जयदेव उसे देखता रहा। अलोका देर तक प्रार्थना करती रही। उसके होंठ हिल रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर चेहरे पर अजीब संतोष था। प्रार्थना समाप्त हुई। अलोका ने हाथ चेहरे पर फेरे। जयदेव ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, लगता है तुम्हारी युद्ध सिर्फ मेरे लिए कसोने से शुरू होकर वहीं समाप्त होने वाली है। अलोका ने उसकी तरफ देखा। जयदेव के लहजे में घमंड था। याद रखना, कोसाना बेचारे लोग करते हैं। वो चंद कदम आगे बढ़ा। जिन लोगों के हाथ में शक्ति होती है वो कुछ कर गुजरते हैं। अलोका के होंठों पर फिर वही व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। जयदेव के अंदर गुस्सा भड़क उठा। उसे उसी वक्त सही अर्थों में गुस्सा आ रहा था।
वो चाहता तो अलोका से बहस करता, उसे उत्तर देता, अपनी शक्ति का आभास कराता, मगर अलोका की स्थिति देखकर वो रुक गया। उसने गहरा सांस लिया, फिर खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। कमरे से बाहर निकलते हुए उसने आखिरी बार अलोका को देखा। अलोका अभी पूजा के आसन पर बैठी थी। उसके चेहरे पर भय नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा संतोष था। जयदेव दरवाज़ा बंद करके बाहर चला गया। उसे पहली बार यह आभास होने लगा था कि अलोका के व्यवहार में कुछ ऐसा ज़रूर था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। एक सप्ताह इसी तरह गुजर गया। हवेली का वातावरण बाहर से साधारण हो गया था। अलोका पहले की तरह खामोश रहती थी। जयदेव पहले की तरह अपने कार्यों में व्यस्त रहता था। कभी कभी उसकी दृष्टि अलोका पर ठहर जाती। उसे उसके व्यवहार में एक अजीब सा परिवर्तन महसूस होता। वो पहले की तरह भयभीत नहीं थी, हर बात पर उत्तर नहीं देती थी, बहस नहीं करती थी, शिकायत नहीं करती थी, बस अपने नियम के अनुसार रहती थी। जयदेव ने उसे वैद्य के पास भी ले गया। वैद्य ने पूरा परीक्षण करने के बाद संतोष सा कहा, चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, अभी विश्राम की ज़रूरत है, मानसिक तनाव से बचाएं। जयदेव ने सर हिला दिया। उसे लगा शायद वास्तव में सब कुछ ठीक हो गया है। उसे लगा अलोका का क्रोध समाप्त हो गया है। उसे लगा घर दोबारा अपनी पुरानी स्थिति में आ गया है, मगर उसे क्या मालूम था कि असली तूफान अभी उसके द्वार पर दस्तक देने वाला है। एक सुबह जयदेव अपने कार्यालय में बैठा था। उसके सामने पत्र खुले हुए थे, फ़ोन निरंतर बज रहा था। अचानक उसकी निजी सहायक ने कमरे में प्रवेश करके ऐसा वाक्य कहा जिसने जयदेव के पांव तले ज़मीन खींच ली। महाशय, जयदेव ने सर उठाया। क्या हुआ? मुखिया परिवारीय कोष में समस्या है। कैसी समस्या? महाशय, कोष से बहुत बड़ी राशि स्थानांतरित हो चुकी है। जयदेव चंद पल उसे देखता रहा। कितनी? सहायक के चेहरे पर भय था। 500 करोड़। जयदेव की आंखें फैल गईं। क्या 500 करोड़ रुपए कोष से निकल चुके हैं? जयदेव अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। ये कैसे हो सकता है? सहायक के पास कोई उत्तर नहीं था। बैंक से संपर्क किया? प्रजा प्राथमिकता से कर रहा हूँ महाशय। जयदेव ने फ़ोन उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बैंक के संबंधित अधिकारी से संपर्क किया। दूसरी तरफ से उत्तर आया, महाशय, हमें जो रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है उसके अनुसार समस्त ट्रांजैक्शंस आपके प्रमाणित माध्यमों से हुए हैं। जयदेव का स्वर ऊंचा हो गया। मेरे माध्यमों से 500 करोड़ स्थानांतरित हो गए और आप मुझे ये बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है? महाशय, हमारे रिकॉर्ड में यही है। आपका पत्र? जी महाशय। आपका पता? जी महाशय। आपकी पहचान? जी महाशय। तो फिर धन कहाँ गया? दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। महाशय, इस समय हमारे पास इसका उत्तर नहीं है। जयदेव ने क्रोध से फ़ोन मेज़ पर रख दिया। उसने तुरंत अपने लोगों को इकट्ठा किया। कोष के उत्तरदायी, सुरक्षा के विशेषज्ञ, कंपनी के विधि प्रमुखदाता, बैंक के प्रतिनिधि, सभी को एक एक स्थान पर बुला लिया गया। कमरे में भय की स्थिति थी। जयदेव एक एक व्यक्ति से प्रश्न कर रहा था। किसने प्रवेश किया? किसी को मालूम नहीं था। किसी ने राशि संधारित की? किसी के पास उत्तर नहीं था। राशि कहाँ गई कोई नहीं जानता था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि रिकॉर्ड में ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ जयदेव के अपने माध्यमों से हुआ हो। बैंक वाले भी पीछे हट गए। हम अपनी नीति के अनुसार इसे आगे कुछ नहीं कर सकते। जयदेव ने क्रोध से मेज़ पर हाथ मारा। 500 करोड़ चोरी हो गए हैं और आप नीति की बात कर रहे हैं? महाशय, आपको अपने कोष की सुरक्षा खुद करनी चाहिए थी। जयदेव की आंखों में खून उतर आया। उसने फ़ोन बंद कर दिया। कई घंटे गुजर गए, कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन भी कोई प्रगति नहीं हुई। फिर तीसरा दिन आया, फिर चौथा दिन, 5वां दिन भी गुजर गया। राशि वापस नहीं आई, कोई मांग नहीं आई। किसी ने फ़ोन नहीं किया, किसी ने धमकी नहीं दी, किसी ने ये तक नहीं बताया कि पैसे कहाँ स्थानांतरित हुए। ये मामला एक ऐसी पहेली बन चुका था जिसका सरा किसी के हाथ में नहीं आ रहा था। जयदेव कभी अपने कार्यालय में बैठता, कभी बैंक जाता, कभी अपने विशेषज्ञों से घंटों बैठा रहता, कभी फ़ोन पर चिल्लाता, कभी खामोश होकर सामने पड़ी फाइल्स को देखता रहता। एक शाम सुमित्रा देवी ने धीमी आवाज़ में कहा, कहीं ये सब अलोका का किया धरा तो नहीं है? जयदेव ने तुरंत सर उठाया। क्या? सुमित्रा देवी ने अलोका की तरफ इशारा किया। जब से ये आई है अजीब सी हो गई है।
इसे कुछ भी कहो आगे से उत्तर नहीं देती, हर वक्त पूजा प्रार्थना करती रहती है। कहीं इसकी वजह से तो नहीं हुआ ये सब कुछ। जयदेव चंद पल खामोश रहा, फिर व्यंग्यात्मक अंदाज में हंस पड़ा। माता जी आप भी ना हवा में तीर चलाती रहती हैं। सुमित्रा देवी ने नापसंदीदगी से उसे देखा। जयदेव ने कहा, आपको पता भी है ये किस तरह का मास्टरमाइंड का काम है? 500 करोड़ कोई साधारण रकम नहीं होती। यहाँ बड़े बड़े विशेषज्ञ परेशान बैठे हैं, आप अलोका पर संदेह कर रही हैं। वो क्या कर सकती है, वो तो अनपढ़ है। अलोका समीप ही बैठी हुई थी। उसने जयदेव की बात सुनी मगर हमेशा की तरह खामोश रही। ना स्पष्टीकरण दिया, ना विरोध किया, ना सफाई पेश की, सिर्फ अपने हाथों को गोद में रखे बैठी रही। जयदेव की नज़र एक पल के लिए उस पर पड़ी। उसे फिर वही अजीब संतोष दिखाई दिया। वो समझ नहीं पाया कि इस स्त्री के अंदर इतना संतोष कहाँ से आ रहा है। दिन गुजरते गए, स्थिति खराब होती गई। व्यापार चल रहे थे, कंपनीज काम कर रही थी, कर्मचारी अपनी जगह मौजूद थे, मगर परिवार के हाथ से 500 करोड़ निकल चुके थे। ये कोई छोटा नुकसान नहीं था। एक निर्धन व्यक्ति के पास अगर 500 रुपये हों और वो 500 रुपये चोरी हो जाएं तो सिर्फ वही व्यक्ति उस खालीपन को समझ सकता है जो उस राशि के एक एक रुपये की कीमत जानता हो। जयदेव के परिवार के पास 500 करोड़ थे। 500 करोड़ उनके कोष में मौजूद थे। फिर एक दिन वो 500 करोड़ गायब हो गए। अब उनके पास व्यापार था, संपत्ति थी, हवेली थी, नाम था, प्रभाव था, मगर वही राशि नहीं थी जिसने उनके पूरे व्यस्तता को मजबूत करके रखा था। जयदेव रात गए अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने लैपटॉप खुला था, स्क्रीन पर कोष का विवरण मौजूद था। वो बार बार एक ही जगह देख रहा था, 500 करोड़। शून्य। राशि स्थानांतरित हो चुकी थी। उसने आंखें बंद की। उसे अलोका की बात याद आई। स्त्री कमज़ोर होती है मगर उसका ईश्वर बहुत स्मार्थवान होता है। जयदेव ने तुरंत आंखें खोल दी। उसने खुद को समझाया, ये महज एक संयोग है, सिर्फ संयोग। मगर उसी पल कमरे के दूसरे कोने में बैठी अलोका ने अपनी नज़रें उसकी तरफ उठाईं। उसके चेहरे पर वही शांत भाव था। जयदेव उसे देखता रहा। पहली बार उसके दिमाग में एक ऐसा प्रश्न पैदा हुआ जिसे वो खुद भी ज़ुबान पर लाने से डर गया। क्या वास्तव में अलोका इतनी बेबस थी? एक एक दिन महंगा था। 2 सप्ताह गुजर चुके थे। 500 करोड़ का कोई सुराग नहीं मिला था। जयदेव ने बड़े बड़े विशेषज्ञों से संपर्क किया था। साइबर सिक्योरिटी का विशेषज्ञ बुलाए गए थे। हैकर्स की सेवाएं ली गई थी। हर व्यक्ति ने अपनी फ़ीस वसूल की थी। हर व्यक्ति ने विश्वास दिलाया था कि वो मामले की तह तक पहुंच जाएगा। फिर सब खाली हाथ चले गए। किसी को मालूम नहीं हो सका था कि राशि कहाँ गई थी, किसी ने स्थानांतरित की थी, किस व्यवस्था के माध्यम से स्थानांतरित की थी, किस स्थान पर मौजूद थी। ये पहेली दिन ब दिन गंभीर होती जा रही थी। जयदेव अपने कमरे में बैठा, सर दोनों हाथों में थामे हुए था। चेहरे पर थकन स्पष्ट थी, आंखों में कई रातों की अंधेरा थी। उस व्यक्ति के लिए जिसने हमेशा अपनी शक्ति पर भरोसा किया था, ये स्थिति आशान्य थी। दरवाज़ा धीरे से खुला। अलोका अंदर आई। उसने जयदेव को देखा। चंद पल खामोश खड़ी रही, फिर धीरे धीरे उसके समीप आई। जयदेव ने सर नहीं उठाया। अलोका ने अपने कोमल हाथ उसके सर पर रख दिए। वो धीरे धीरे उसका सर दबाने लगी। जयदेव चाहता तो उसका हाथ झटक देता, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसे वास्तव में सुकून महसूस हो रहा था। कई दिनों बाद किसी स्पर्श ने उसके दिमाग की थकन कम की थी। उसने आंखें बंद कर लीं। मैं बहुत परेशान हूँ। अलोका खामोश रही। जयदेव ने थकी हुई आवाज़ में कहा, लगता है तुम्हारी बद्दुआएं काम कर गईं। अलोका के हाथ चंद पलों के लिए रुक गए। जयदेव ने आंखें खोलीं। क्यों बद्दुआएं करती हो मेरे लिए? सिर्फ इसलिए कि मैं क्रोध करता हूँ, क्रोध का थोड़ा सा तेज़ हूँ, ये मेरा पाप है? उसने अलोका का हाथ पकड़ लिया, उसे अपने सामने बिठा लिया। अलोका ने उसकी तरफ देखा। सिर्फ यही पाप नहीं है। जयदेव की दृष्टि उसके चेहरे पर टिक गई। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इतना बुरा कि 4 लोगों में बैठकर मैं बता भी नहीं सकती कि आपने मेरे साथ क्या किया। आप अच्छी तरह जानते हैं। आपका जुनून, आपका अहंकार, आपका अत्याचार, सब कुछ बर्दाश्त किया है मैंने। जयदेव खामोश बैठा रहा। अलोका की आवाज़ में शिकायत नहीं थी, निर्णय था। मैंने सुना है बद्दुआएं कभी नहीं लगती। अगर बद्दुआओं से लोग समाप्त होते तो दुनिया में कोई शत्रु जिंदा न रहता। हाँ, आह ज़रूर लग जाती है। जयदेव ने बेख्तियार पूछा, किस बात किया? अलोका ने उसे सीधा देखा। आपकी कठिनाई का समाधान मेरे पास है। जयदेव के चेहरे पर आश्चर्य उभरा। क्या समाधान है तुम्हारे पास, बताओ? अलोका ने बहुत संतोष से कहा।
आपको आपके सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। जयदेव की पकड़ उसके हाथ पर मजबूत हो गई। अलोका ने अगला वाकया कहा, मुझे विवाह विच्छेद दे दीजिए। जयदेव एकदम खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ऐश्वर्य जम गया। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। क्या ये सब तुमने किया है? किससे करवाया है? अलोका खामोश रही। जयदेव चंद कदम पीछे हट गया। उसे अभी विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं, ये संभव नहीं। अलोका ने धीमी आवाज़ में कहा, याद है एक विवाह समारोह में मेरी तुमसे टक्कर हुई थी? तुम्हें मुझसे प्रेम हो गया था। फिर तुमने मेरे बारे में जानकारी निकलवाई। तुम्हें पता चला कि मैं गरीब किसान की बेटी हूँ। तुमने रिश्ता भेजा। तुम्हारे दिमाग में विचार था, एक गरीब घर की लाचार लड़की को घर ले आऊँगा, वो मुझसे दब कर रहेगी। अलोका ने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट ले आई। ये कहाँ लिखा है कि गरीबों के घर सिर्फ लाचार लड़कियां पैदा होती हैं? जयदेव उसे आश्चर्य से देखता रहा। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे पूरी बात बताओ। क्या मेरी स्थिति के आनंद ले रही हो? फ़ायदा उठा रही हो? मुझे बताओ। मुझे बातों में उलझाकर कष्ट पहुंचाना चाहती हो? अलोका ने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहती। जो चाहती थी वो कर चुकी हूँ। जयदेव की सांस रुक गई। अलोका ने शांत लहजे में कहा, आपकी सारी धन संपत्ति मेरे पास है। जब तक मैं खुद आपके हवाले न करूं, दुनिया का कोई हैकर आपको आपकी धन संपत्ति वापस नहीं दे सकता। दुनिया को कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट भी नहीं। जयदेव की आंखें फैल गईं। आपका सिस्टम मैंने हैक किया था। हैकिंग मेरा टैलेंट है। मुझे बहुत शौक़ था। मैं कंप्यूटर की शिक्षा ले रही थी। मेरी पढ़ाई विवाह के बाद अधूरी रह गई। ये कहीं नहीं लिखा कि कंप्यूटर की शिक्षा हासिल करने वाला ही विशेषज्ञ बनता है। कभी कभी बिना पढ़े भी मनुष्य विशेषज्ञ होता है। अलोका के लहजे में अहंकार नहीं था, सिर्फ विश्वास था। आपके 500 करोड़ मेरे पास हैं। जयदेव जैसे पत्थर होकर बन गया। अलोका ने बात पूरी की। जैसे ही आप अपनी ज़ुबान से मुझे विवाह विच्छेद देंगे, जैसे ही मुझे इस रिश्ते से मुक्त करेंगे, जैसे ही मेरा उचित हिस्सा देकर मुझे यहाँ से जाने देंगे, आपको पैसे आपके कोष में वापस आ जाएंगे। जयदेव अचानक उससे दूर हो गया, ऐसे जैसे उसके सामने कोई साधारण स्त्री नहीं खड़ी थी। अलोका ने उसकी आंखों में देखा। उस वक्त जयदेव के लिए वो वास्तव में किसी डायनी से कम नहीं थी। एक ऐसी स्त्री जिसे वो कमज़ोर समझता रहा था। एक ऐसी स्त्री जिसे वो अनपढ़ समझता रहा था। एक ऐसी स्त्री जिसे वो अपनी शक्ति के नीचे दबा हुआ समझता था। आज वही स्त्री उसकी पूरी धन संपत्ति अपनी पकड़ में लिए खड़ी थी। जयदेव के दिमाग में हज़ारों प्रश्न थे। तुम ये सब कैसे कर सकती हो? अलोका खामोश रही। जयदेव ने आश्चर्य से कहा, मैं तुम्हारी बात कर विश्वास कैसे करूं? अलोका ने बहुत संतोष से उत्तर दिया, ठीक है, मैं आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करती हूँ। वो उठकर लैपटॉप ले आई। जयदेव की नज़रें उसके हाथों पर टिक गईं। अलोका ने लैपटॉप खोला, चंद पल स्क्रीन पर काम किया। उसकी उंगलियां तेज़ी से गाती करती रहीं। सिर्फ 2-3 मिनट गुजरे, फिर अलोका ने लैपटॉप बंद कर दिया। उसी पल जयदेव का फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया। कॉल उसके मैनेजर की थी। जयदेव की नज़रें अलोका के चेहरे पर टिकी हुई थी। क्या बात है? दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आई, मालिक, अजीब खबर है। क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले हमारे पैसों में से 5 करोड़ रुपए वापस आ गए हैं। जयदेव का हाथ सुन्न हो गया। क्या? हाँ मालिक, 5 करोड़ वापस आ गए हैं। उसी कोर्स से आए हैं। किसी को मालूम नहीं कैसे आए हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब अभी 2 मिनट पहले हुआ है। जयदेव के हाथ से फ़ोन छूट गया। फ़ोन फर्श पर जा गिरा। कमरे में सन्नाटा छा गया। जयदेव की दृष्टि अलोका पर टिकी रही। अलोका अपनी जगह बैठी थी। चेहरे पर वही सुकून था। अब जयदेव के पास संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये सब अलोका ने किया था। 500 करोड़, उसकी धन संपत्ति, उसकी शक्ति, उसकी पूरी साम्राज्य, सब कुछ अलोका की पकड़ में था। जयदेव ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में खुद को वास्तव में बेबस महसूस किया। जयदेव ने काफ़ी देर तक अलोका को खामोशी से देखा। उसके सामने वो स्त्री खड़ी थी जिसे वो हमेशा अपनी कमज़ोरी समझता रहा था, जिसे अपने क्रोध से दबाया था, जिसे अपनी मर्यादा के सामने झुकने पर मजबूर किया था। आज उसी स्त्री ने उसे उसकी अपनी सच्चाई दिखा दी थी। जयदेव ने एक गहरा सांस लिया। ठीक है, मैं तुम्हें इस रिश्ते से मुक्त कर देता हूँ। मुझे मेरे सारे पैसे वापस कर दो। अलोका के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर ये प्रसन्नता की मुस्कान नहीं थी। इसमें एक गहरा व्यंग्य था, एक ऐसा व्यंग्य जिसमें सालों की पीड़ा छुपी हुई थी। उसने जयदेव को चंद पल देखा, फिर बहुत सुकून से बोली, मुझे पता था आप मुझ में और
धन संपत्ति में से अपनी धन संपत्ति को ही चुनेंगे। जयदेव ने नज़रें चुरा ली। आलोका ने हल्की सी मुस्कान के साथ बात जारी रखी। आप ये भी कह सकते थे कि मैं ख़ुद को बदलने की कोशिश करूँगा। आप ये भी कह सकते थे कि मुझे एक अवसर दो। आप ये भी कह सकते थे कि आलोका, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, मैं अपनी गलतियाँ समझ गया हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मगर आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। जयदेव खामोश रहा। उसके पास उत्तर था मगर शब्द नहीं थे। ये शायद उसके अहंकार ने उसके होंठों को कैद कर रखा था। वो आज भी अपनी प्रजा स्वीकार नहीं करना चाहता था। वो आज भी ये नहीं कह सकता था कि आलोका उसके लिए धन संपत्ति से ज़्यादा कीमती है। आलोका ने उसकी खामोशी देख ली थी। उसे अब किसी उत्तर की ज़रूरत नहीं थी। उसने अपना थैला उठाया, फिर जयदेव की तरफ आखिरी बार देखा। मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। जयदेव ने सर उठाया। आलोका ने अपना निर्णय सुनाया। जब मुझे कागज़ पर लिखकर विवाह विच्छेद भेज देंगे तब। जयदेव ने कुछ नहीं कहा। आलोका ने कमरे से बाहर कदम रखा। हवेली की लंबी राहदारी आज उसे पहले से भिन्न महसूस हो रही थी। वही दीवारें, वही दरवाजे, वही महंगे झूमर, वही कालीन, मगर आज आलोका के कदमों में वो बोझ नहीं था जो सालों से मौजूद था। उसने हवेली के दरवाजे पर एक पल के लिए रुक कर पीछे देखा। जयदेव कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने एक लंबी सांस ली, फिर बाहर आ गई। हवेली के बाहर गाड़ी खड़ी में बैठ गई। ये गाड़ी भी जयदेव की गाड़ी थी, मगर अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी वापस लेने जा रही थी। 2 दिन गुजरे। जयदेव ने आखिरकार वो कागज़ तैयार करवा दिया। विवाह विच्छेद के कागजात आलोका तक पहुंच गए। आलोका ने वो कागज़ अपने हाथ में लिया। उसने काफ़ी देर तक उसे देखा। कागज़ के कुछ शब्दों ने उसकी ज़िंदगी का एक पूरा अध्याय बंद कर दिया था। उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, शायद इसलिए क्योंकि उसने अपने आंसू बहुत पहले बहाए थे। उसने कागज़ को मोड़ा, अपने पास रखा और फिर जयदेव के कोष में उसकी लगभग पूरी धन संपत्ति वापस स्थानांतरित कर दी। सिर्फ 5 करोड़ रुपए अपने पास रखे। ये उसका अधिकार था। ये उसकी ज़िंदगी का मुआवजा भी नहीं था। ये सिर्फ उस अधिकार का एक साधारण सा हिस्सा था जिसके लिए उसे अपनी पूरी ज़िंदगी लड़ना पड़ा था। उसके बाद आलोका ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारना शुरू कर दी। उसने अपने अतीत को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने दिया। वो एक नए शहर में रहने लगी। छोटा सा घर लिया, अपने लिए एक शांत ज़िंदगी बनाई। सुबह की रोशनी जब खिड़की से अंदर आती तो वो अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा देती। भगवान ने उसे एक कन्या रत्ना दी थी। वो नन्ही सी बच्ची उसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। आलोका उसे अपने सीने से लगाकर देर तक बैठी रहती, उसके नन्हे हाथों को देखती, उसके चेहरे को चूमती, फिर दिल में प्रार्थना करती। उसे अपनी बेटी में अपनी नई ज़िंदगी दिखाई देती थी। उसने अपनी बेटी का पालन पोषण प्रेम से शुरू किया। वो उसे कभी ये आभास नहीं होने देना चाहती थी कि उसकी उत्पत्ति किसी टूटे हुए रिश्ते की वजह से हुई है। वो चाहती थी कि उसकी बेटी एक मजबूत स्त्री बने, अपनी मर्यादा पहचाने, अपने निर्णय खुद ले, किसी के अहंकार को नीचे अपनी आत्मा को दफन ना करे। आलोका की ज़िंदगी का एक और अध्याय भी शुरू हो चुका था। उसकी हैकिंग की क्षमता असाधारण थी। जिस हुनर को कभी उसने छिप कर अपने शौक के रूप में सीखा था, वही हुनर अब उसकी पहचान बन गया था। उसे एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। पहले दिन जब वो कंपनी के विशाल कांच के दरवाजे से अंदर प्रवेश हुई तो चंद पलों के लिए रुक गई। सामने आधुनिक भवन का विशाल प्रवेश द्वार था। दीवारों पर बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी। लोग अपने लैपटॉप लिए तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। हर तरफ काम ही था। एक व्यवस्थित गंजलक थी। आलोका ने अपनी बेटी की तस्वीर वाले छोटे से लॉकेट को छुआ, फिर धीरे से मुस्कुराई। उसने अपनी ज़िंदगी दोबारा बना ली थी। अब उसे किसी जयदेव की ज़रूरत नहीं थी, किसी की क्रोध के भय नहीं था, किसी के तानों की परवाह नहीं थी। वो अपनी योग्यता से अपनी जगह बना रही थी। हर गुजरते दिन के साथ उसका विश्वास बढ़ता गया। उसने अपनी बेटी के लिए बेहतर भविष्य बनाना शुरू किया। रात को जब वो काम से वापस आती तो उसकी बेटी दौड़ती हुई उसके पास आती। आलोका उसे अपनी बाहों में उठा लेती। दिन भर की थकन एक पल में समाप्त हो जाती। वो बच्ची उसके लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सत्य थी। आलोका ने कभी अपनी बेटी के सामने जयदेव के ख़िलाफ़ गरिना नहीं फैलाई। वो सिर्फ इतना जानती थी कि हर मनुष्य को अपनी कर्मों का उत्तर खुद देना पड़ता है। उसने अपनी ज़िंदगी से एक सीख ज़रूर ली थी। हर कहानी में मुख्य पात्र हमेशा नायक होता है। कुछ लोग कलंकी भी होते हैं। कुछ लोग अपनी शक्ति के नशे में दूसरे मनुष्य की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। कुछ लोग प्रेम को
कुछ लोग प्रेम को संपत्ति समझ लेते हैं, कुछ लोग अपनी मर्यादा को रिश्तों से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। ऐसे मनुष्य के साथ ज़िंदगी गुजारकर स्त्री सिर्फ अपने साथ बुरा करती है। स्त्री की मनोस्थिति को शायद कोई पूरी तरह नहीं समझ सकता। वो पहले अच्छाई की सीमा तक जाती है, अवसर देती है, बार बार क्षमा करती है, बार बार खुद को समझाती है, अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करती है, अपनी मर्यादा तक खामोशी से बर्दाश्त करती है। वो आखिरी पल तक कोशिश करती है, मगर एक समय आता है जब उसके अंदर मौजूद सहन शक्ति समाप्त हो जाती है। फिर वो बदल जाती है, फिर वो अपने लिए खड़ी होती है, फिर वो किसी के क्रोध से भय उसे नहीं आता, फिर उसे किसी के छोड़ जाने का डर नहीं रहता। फिर वो जान जाती है कि एक की ज़िंदगी गुजार लेना उस ज़िंदगी से बेहतर है जिसमें हर रोज़ उसकी आत्मा को घायल किया जाए। अलोका ने भी यही किया। उसने पहले प्रेम की सीमा तक जयदेव के साथ दिया, फिर सहन शक्ति की सीमा तक उसे अवसर दिए, फिर क्षमा की सीमा तक खुद को तोड़ा। आखिर में जब उसके समस्त अवसर समाप्त हो गए तो उसने अपनी ज़िंदगी खुद चुन ली। वो जयदेव से प्रतिशोध लेने के लिए नहीं निकली थी, वो खुद को बचाने के लिए निकली थी। उसके पास 5 करोड़ थे, एक बेटी थी, एक अच्छी नौकरी थी, अपनी योग्यता थी, अपनी स्वतंत्रता थी। सबसे बढ़कर उसके दिल में सुकून था। एक शाम अलोका अपनी बालकनी में खड़ी सूर्य को डूबते हुए देख रही थी। उसकी बेटी उसके पास खेल रही थी। आकाश पर नारंगी रोशनी फैल रही थी, हवा में हल्की सी ठंडक थी। अलोका ने अपनी बेटी को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने दिल ही दिल में सोचा, कभी कभी ज़िंदगी हमें वो चीज़ छीन कर देती है जिसे हम अपनी दुनिया समझते हैं। फिर वही ज़िंदगी हमें दिखाती है कि हमारी दुनिया उस एक व्यक्ति तक सीमित नहीं थी। उसने अपनी बेटी को बाहों में उठा लिया। बच्ची ने अपनी माँ के गले में बाजू डाल लिए। अलोका ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। वो अतीत से मुक्त हो चुकी थी, वो अपनी ज़िंदगी की स्वाभिमानी बन चुकी थी। जयदेव की दुनिया में शायद धन संपत्ति वापस आ गई थी, मगर अलोका ने अपनी ज़िंदगी वापस ले ली थी और शायद यही इस कहानी की असली जीत थी।